गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हम बात कर रहे थे एचपी की, ठीक है। एचपी पर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अभी हम मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ठीक है। पहले उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो था होमवर्क वाला वो था आपका, हाँ क्वेश्चन था सम of three terms in HP is 37 and sum of their reciprocals and sum of their reciprocals is 1/4. Find the numbers. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था क्या है कि सम ऑफ थ्री टर्म्स, देखिए तीन टर्म्स जो है एचपी में है जिनका सम क्या है 37 और उनके रेसिप्रोकल्स एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/4 और उन टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम क्या है 1/4। तो वो टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर टर्म्स है पी क्यू आर, ठीक है, बी थ्री टर्म्स इन एचपी, ठीक है। पी क्यू और आर जो है वो एचपी के तीन टर्म्स है, ठीक है। तो यहां क्या दिए हुए P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 37, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू 37 एंड 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R इज इक्वल्स टू 1/4। एक सेकेंड, चलिए। तो P Q R H P में थे, P प्लस Q प्लस R क्या हो गया 37, 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R इज इक्वल्स टू 1/4। तो हमें P Q और R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक चीज देखिए कि P Q R H P में, ठीक है। तो इसका मतलब 1/P 1/Q और 1/R क्या हो जाएगा AP में होगा। अब 1/P 1/Q और 1/R जो है एक एपी का तीन टर्म है, ठीक है। तो एपी के तीन टर्म को हम ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी। तो 1/P का वैल्यू जो है हम 1/P को हम अज्यूम कर लेते हैं 1/P इज इक्वल्स टू a माइनस डी, 1/Q इज इक्वल्स टू a एंड 1/R इज इक्वल्स टू a प्लस डी। एक एपी के तीन टर्म को मैंने a माइनस डी और a प्लस डी अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहां से जरा ध्यान से देखिए कि क्या हो जाएगा। 1/P की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे a माइनस डी, 1/Q की जगह a और 1/R की जगह a प्लस डी। तो d और d कैंसिल, तो यहां से देखिए क्या आएगा 3a इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहां से देखिए a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1/12, ठीक है। अब एक AP के तीन टर्म्स को हमने माना a माइनस डी a और a प्लस डी, ठीक है, जहां d क्या है कॉमन डिफरेंस। चलिए अब देखते हैं हम। अब देखिए P प्लस Q प्लस R कितना दिए हुए 37, यानी कि P Q और R की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए 1/P का वैल्यू a माइनस डी, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/a माइनस डी प्लस Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/a प्लस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R का वैल्यू हो जाएगा 1/a प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू 37। अच्छा 1/a का वैल्यू देखिए, तो a का वैल्यू है 1/12, तो 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो इसके जगह डायरेक्ट आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए 12। तो यहां से हो जाएगा 1/a माइनस डी प्लस 1/a प्लस डी इज इक्वल्स टू 37 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 25 होगा। अब देखिए यहां से अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा आपका 2a अपॉन
ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 होगा। क्लियर। अब देखिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आंसर, ठीक है। अभी ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, अगर ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा अभी मैं जिस वे से कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2a इज इक्वल्स टू 25a स्क्वायर माइनस 25 डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि 25 डी स्क्वायर को इधर कीजिए तो 25 डी स्क्वायर को जैसे ही आपने इधर किया तो उधर हो जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए कि a को कॉमन कीजिए तो a इंटू 25a माइनस 2 होगा। क्लियर। 25 डी स्क्वायर का वैल्यू ये आ चुका है। अब हम इससे आगे देखिए क्या करेंगे कि a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसमें a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो a का वैल्यू कितना 1/12 तो हो जाएगा यहाँ पे a टाइम्स 25/12 माइनस 2, ठीक है। 25 डी स्क्वायर का वैल्यू ये होगा। अब देखिए तो 25/12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/12 और a का वैल्यू भी कितना है 1/12, यानी कि देखिए डी स्क्वायर का वैल्यू जो है डी स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका 1/5 स्क्वायर इंटू 1/12 स्क्वायर, ठीक है। यहां तक दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ तो देखिए d का वैल्यू आ गया, डी स्क्वायर का वैल्यू 1/5 स्क्वायर इंटू 1/12 स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां से देखिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/5 इंटू 1/12, दैट इज d का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/60, ठीक है। प्लस माइनस 1/60। अब देखिए यहां से d का दो वैल्यू आया है, यानी कि 2 AP बनेंगे, यानी कि 2 HP बनेंगे। HP का जो टर्म्स है देखिए, अब p का कितना वैल्यू आएगा देखिए तो 1/p का दो वैल्यू आएगा, a का सिंगल वैल्यू है, वहां d का दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। देखिए सिंपली समझिए कि अब d के दो पार्ट के लिए ये कन्वर्ट होगा। जैसे देखिए अब एक पार्ट बनेगा जिसमें हम रखेंगे d इज इक्वल्स टू 1/60 और d इज इक्वल्स टू एक पार्ट में माइनस 1/60, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 1/60 और a कितना है 1/12। तो यहां से देखिए p q और r का वैल्यू एक सेट यहां से आ जाएगा p q और r का, और एक सेट यहां से आ जाएगा p q और r का, ठीक है। तो यहां दो नंबर्स के दो सेट आएंगे, ठीक है, और दोनों आंसर करने हैं, ठीक है। यहां से नंबर्स के दो सेट आएंगे और हमें दोनों ही आंसर करने हैं क्योंकि दोनों सही है, ठीक है। यहाँ मतलब इस इंफॉर्मेशन से जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन से हमारे पास कितने HP आ रहे हैं 2 HP आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि if a square b square c square are in AP
are in AP, then prove that B plus C, C plus A plus B are in HP, ठीक है। देखिए ये तीन टर्म है, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कि एपी में है, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी किसमें हो, एचपी में। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। अच्छा ए स्क्वायर देखेंगे ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें, एपी में। इसका मतलब डिफरेंस कांस्टेंट वाला फंडा यहां लगाएंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा तो हम लिख सकते हैं, एपी में डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यहां से इसको फैक्टराइज कीजिए तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। अब देखिए कि c प्लस बी और b प्लस ए जैसा टर्म यहां है, इन मतलब b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी को HP में प्रूव करना है, यानी कि जिनको प्रूव करना है उसमें b प्लस सी और b प्लस ए जैसा टर्म है, लेकिन b माइनस ए और c माइनस बी जैसा टर्म नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को हम मतलब हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे यहां पे, b प्लस सी माइनस सी कर दीजिए, माइनस ए कर सकते हैं ना, c को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से, इंटू बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, अब इधर भी वही काम करेंगे, ठीक है, c माइनस बी है, ठीक है, तो a को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो c प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए यहां से कि ये क्या बन गया, b प्लस सी माइनस ऑफ सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर से देखिए c प्लस ए माइनस को कॉमन कर लीजिए इन दोनों में से, तो बन जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस ए। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अंदर में, तो हो जाएगा b प्लस सी इंटू बी प्लस ए माइनस सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए होगा, ठीक है, माइनस सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, ठीक है, दिस इंप्लाइड दैट इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, b प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए माइनस ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए। थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमको, ठीक है, ए प्लस एक मिनट सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए माइनस ऑफ ए प्लस बी, ठीक, इंटू एक सेकंड कैलकुलेशन में कुछ एरर आ रहा है ऊपर से, एक बार चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा अप्रोच वही रहेगा, ठीक है। देखिए हम वही चीज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ b माइनस ए जैसा टर्म हमें नहीं लेना है, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, b प्लस सी माइनस ऑफ सी माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे इंटू बी प्लस ए, कैलकुलेशन ठीक, इज इक्वल्स टू सी, यहां c माइनस बी को भी मॉडिफाई करना है तो लिख देते हैं c प्लस ए माइनस बी इंटू
C प्लस B, ठीक है, C प्लस A, ठीक ठीक, इसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इंटू C प्लस B। अब देखिए ये वाला जो स्टेप है, दिस इंप्लॉइज के बाद ये स्टेप आया, ठीक। अब इस स्टेप के बाद हम बढ़ते हैं, दिस इंप्लॉइज B प्लस C प्लस, सॉरी माइनस को कॉमन कीजिए, माइनस C प्लस A एंड होल मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A। और ये किसके इक्वल है, तो देखिए इक्वल्स टू C प्लस A, और यहां से माइनस को कॉमन कीजिए तो माइनस टाइम्स A प्लस B इंटू होल मल्टीप्लाइड बाय C प्लस B, ठीक है। अब B प्लस A को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज B प्लस C इंटू B प्लस A, B प्लस C इंटू B प्लस A, ठीक है, माइनस B प्लस C इंटू B प्लस A माइनस C प्लस A इंटू B प्लस A, C प्लस A इंटू B प्लस A, ठीक है, इन दोनों को। अब इसको अंदर दैट इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो C प्लस A इंटू C प्लस B, C प्लस A इंटू C प्लस B, ठीक है, माइनस A प्लस B इंटू C प्लस B, C प्लस B। यहीं कहीं कैलकुलेशन एरर आ रहा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इतना नीचे तक दिख रहा है ना, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक करता हूं। हाँ, तो अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि LHS और RHS में कोई ऐसा टर्म है जो कि सिमिलर आ रहा हो, A प्लस बी इंटू सी प्लस बी, इधर भी है A प्लस बी इंटू बी प्लस सी, नहीं है A प्लस, हाँ A प्लस बी इंटू C प्लस बी है, और इधर भी A प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर, इसको उठा के इधर ले आइए तो हो जाएगा 2 टाइम्स B प्लस सी इंटू बी प्लस ए, है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू C प्लस ए, इसको अब ले आइए राइट साइड में, तो C प्लस ए इंटू बी प्लस ए प्लस C प्लस ए इंटू C प्लस बी, C प्लस ए इंटू C प्लस बी। अब देखिए कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अब हमारे पास आ जाएगा ऐसा कुछ टर्म, ठीक है, लेकिन एक चीज कीजिए कि 1 अपॉन बोथ साइड्स डिवाइड विथ, अब क्या कीजिए कि दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बोथ साइड्स डिवाइड विथ 1 अपॉन A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। तो जैसे ही A प्लस बी, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए से जैसे ही आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इधर आ जाएगा RHS में आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 अपॉन, इससे डिवाइड किए करोगे जैसे ही आप, तो या फिर स्टेप बाय जी करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्यों करें, स्टेप बाय जी करते हैं। दिस इंप्लाइज 2 इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए अपॉन, अच्छा हम दोनों साइड एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा, अपॉन A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू C प्लस ए इंटू बी प्लस ए, C प्लस ए इंटू बी प्लस ए, C प्लस ए इंटू बी प्लस ए अपॉन A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए प्लस, तीसरा टर्म क्या है, C प्लस ए इंटू सी प्लस बी, तो प्लस C प्लस ए इंटू सी प्लस बी अपॉन A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। तो अब देखिए
तो देखिए अब देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा, b प्लस सी इधर, a प्लस बी प्लस ए। अब देखिए इसमें देखिए तो क्या क्या, b प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए। अब देखिए इधर c प्लस ए और c प्लस बी और b प्लस सी। तो बचा क्या क्या, तो देखिए इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। राइट साइड में आपका बचा है 2 अपॉन c प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b प्लस सी प्लस 1 अपॉन a प्लस बी, 1 अपॉन a प्लस बी। अब ध्यान से देखिए तो यहां से ये चीज तो आपको दिख चुका होगा, ये लिखा हुआ 2 इंटू 1 अपॉन सी प्लस ए और ये 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी लिखा हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कि b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी आर इन, सॉरी 1 अपॉन, यहां से हम ये तो बोल ही सकते हैं कि 1 अपॉन b प्लस सी, 1 अपॉन c प्लस ए, 1 अपॉन a प्लस बी आर इन एपी। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होता है। अगर a b c आर इन एपी हो तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, और वाइस वर्सा हम ये भी बोलते हैं कि a b c अगर ap में हो तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होगा। तो उसी तरह देखिए b के जगह यहाँ 1 अपॉन सी प्लस ए और a के जगह 1 अपॉन बी प्लस सी और c के जगह 1 अपॉन ए प्लस बी। तो 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी किस में आ गया, एपी में आ गया। तो दिस इम्प्लाइज b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी किस में हो जाएगा, आर इन एच पी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं हम। चलिए तो अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ap में, तो प्रूफ क्या करना था, c प्लस ए b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी, b प्लस सी पीटी, b प्लस सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी आर इन एपी, सॉरी एचपी, आर इन एचपी प्रूफ करना था। देखिए ये वाला जो अभी हम दूसरा मेथड बताने में जा रहा हूं, ठीक है, ये मेथड बहुत ही खास है। अगर क्लिक किया तो ठीक है, मतलब ऐसे आप लोगों को जैसे 11th के स्टूडेंट को 12th के स्टूडेंट को जल्दी क्लिक नहीं करता, ठीक है, रेयर किसी को कर गया तो अच्छी बात है, ठीक है। बट पहला जो था जनरल अप्रोच था, ठीक है, हर किसी को क्लिक कर ही जाता है कहीं ना कहीं, जो भी ठीक ठाक से पढ़ा है। लेकिन ये जो स्टेप, ये दूसरा अप्रोच है, ये क्लिक रेयर केस में करता है, लेकिन अगर क्लिक कर गया तो फिर बहुत ही आसान बना देता है क्वेश्चन को। देखिए क्या है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर
सी स्क्वायर किसमें, एपी में। अच्छा मैंने आपको बताया था कि एक एपी के हर एक टर्म को आप किसी कांस्टेंट से ऐड कर दो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में रहता है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि तीनों टर्म्स को ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इन ऑल द टर्म्स, इन ऑल द टर्म्स, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमा सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आर इन ए पी, ठीक है। तीनों टर्म को किसी कांस्टेंट से ऐड कर दिया, फिर भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रह जाएगा, एक ए पी रह जाएगा। अब देखिए इसमें फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर ए बी कॉमन कीजिए, ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी प्लस, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, सी, तो प्लस सी इंटू ए प्लस बी। दूसरे टर्म में आइए, बी कॉमन कीजिए तो बी इंटू बी प्लस ए, बी इंटू बी प्लस ए प्लस सी इंटू बी प्लस ए, सी कॉमन कर देंगे। तीसरे में आइए, तो तीसरे में देखिए सी स्क्वायर है और ये बी सी है, ठीक है। कॉमन कर दीजिए तो सी इंटू क्या हो जाएगा, सी प्लस बी, सी इंटू सी प्लस बी प्लस ए इंटू, इन दोनों में से ए कॉमन कीजिए तो ए इंटू बी प्लस सी, इन दोनों में से ए को कॉमन कर दिए तो ए इंटू बी प्लस सी, ये भी किसमें, एपी में। यानी कि अब इसको तरीके से लिखे तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी कॉमा कॉमा सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए, सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। ये किसमें, एपी में। अब देखिए इस एपी के हर एक टर्म को हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए हर एक टर्म को डिवाइड करने पे, किसी सेम नंबर से डिवाइड करने पर भी रिजल्टिंग सीक्वेंस तो एपी ही रहेगा, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं लिखा ही चुका हूं, डिवाइड all the terms with a plus b into b plus c into a plus c, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। हर एक टर्म को क्या करना है, a प्लस बी बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी से डिवाइड कर देना है। तो पहला टर्म बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। ए प्लस सी कैंसिल, ए प्लस बी कैंसिल। अब दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, तो दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा, जरा ध्यान से देखिए, तो b प्लस ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। इसमें भी देखिए आपका b प्लस सी कैंसिल, a प्लस बी कैंसिल, ठीक है, कॉमा। अब तीसरा टर्म इस एपी का क्या हो जाएगा, c प्लस बी इंटू सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। तो सी प्लस ए कैंसिल, बी प्लस सी प्लस बी कैंसिल। अब देखिए बचा क्या क्या,
तो ये डिवाइड करने पर भी तो ये सीक्वेंस सेम ही रहा। तो अब देखिए 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी किसमें आ गया, एपी में। तो इसका मतलब इनके रेसिप्रोकल्स किस में होंगे, एचपी में। तो बी प्लस सी, सी प्लस ए, कॉमा ए प्लस बी आर इन एचपी। हेंस प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। ठीक है, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड HM, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। ठीक है, ये जो आर्टिकल है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी चैप्टर के बिहाफ पे नहीं, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में, मतलब कैलकुलस में, अलजेब्रा में, कई जगह पे यूज आएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का AM, GM, HM के बीच के रिलेशन का बहुत, मतलब बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। एएम का मतलब क्या हो गया, हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन, जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, और HM का मीनिंग हो गया हमारा हार्मोनिक मीन। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा, हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान ले लेट A एंड B, लेट A एंड B आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव real numbers, then let A and B are two positive real numbers and A is the AM, A be the AM, G be the GM and H be the HM of these two numbers, of these two numbers A and B, then G square is equals to AH, then G square is equals to AH। ठीक है,
अब देखिए एक चीज समझिएगा कि अगर ए और बी, सबसे पहला रिलेशन है, ठीक है, ये पहला कि देखिए अगर ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है, दो कैपिटल दो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, तो उनके एएम का और एचएम का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ये ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये दो ही नंबर्स के लिए वैलिड है, ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है ये दो ही नंबर्स के लिए वैलिड है कि दो ही नंबर्स का अर्थमेटिक मीन का प्रोडक्ट और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट उसी दो नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसका प्रूफ चाहते हैं आप तो हम, प्रूफ भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। प्रूफ देखिए कि दो नंबर्स है तो उनका एएम, यानी कि एएम इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। एचएम क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 2 ऐसे होता है ना, 2 अपॉन दो नंबर्स ए और बी का हार्मोनिक मीन 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इसी को आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन हो गया आपका 2ab अपॉन ए प्लस बी, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो, gm इज इक्वल्स टू g इज इक्वल्स टू रूट ab की पावर 1/2 दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर ab। अब देखिए am और आप am को और hm को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो a इंटू h का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ए बी, और जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए बी, यहां से देखिए जी स्क्वायर का वैल्यू ए एच के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। अब देखिए हाँ, लेकिन ये जो है रिलेशन ये दो ही नंबर्स के लिए वैलिड है, अगर 3 नंबर 4 नंबर हुए तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन एक केस में ये फॉर्मूला एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, एक केस में जब when if this formula can be extended दिस फॉर्मूला या दिस रिलेशन कर लीजिए, ठीक है, या फिर दिस रिलेशन can be extended for any number of terms, for any number of terms, for any number of terms in case, any number of terms when all the terms are in GP, when all the terms are in GP। देखिए ये जो फॉर्मूला है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के इक्वल होगा, ये किसी भी नंबर, ये तो दो टर्म्स के लिए ऐसे डिफाइंड है, दो टर्म्स के लिए ही वैलिड है, लेकिन एक केस में इसको एक्सटेंड करके एनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वैलिड कर दिया गया। किस केस में, तो जिसमें हर एक जो टर्म है ना अगर जीपी में आ रहा है, ठीक है, आप कितने भी टर्म ले लो लेकिन सारे के सारे टर्म अगर जीपी में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अर्थमेटिक मीन का प्रोडक्ट, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। हाँ, एक ही केस में एनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आएगा जब हर एक टर्म्स जीपी में आए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी।
चलिए अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए दूसरा जो रिजल्ट है वो है कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। क्या रिजल्ट है दूसरा कि दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन के से बड़ा या हार्मोनिक मीन के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं a माइनस जी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूफ कर लेता हूं, इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो जाएगा, इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी भी हो जाएगा। ये लिखने का क्या मतलब है कि g को अगर इधर ले आइए तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी हो जाएगा। तो चलिए a माइनस जी का वैल्यू हम देख लेते हैं। a माइनस जी, a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा a प्लस बी बाई 2, और g कितना हो जाएगा, g अभी अभी हमने लिखा रूट अंडर a बी। तो a माइनस जी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए a माइनस जी आपका हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी। नीचे तक दिख रहा है तो मैं चेक करता हूं। हाँ दिख रहा है। तो अब देखिए यहां से देखिए दिस इंप्लाइज a माइनस जी का वैल्यू कितना हो गया, a माइनस जी का वैल्यू हो गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2 माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2। जरा ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कभी भी एक स्क्वायर, कभी भी एक होल स्क्वायर का वैल्यू 0 से कम आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब या तो इसका वैल्यू 0 होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा। तो दिस इंप्लाइज a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g आ गया। चलिए ये तो आधा हमारा प्रूफ हुआ। ठीक, ये क्या है हमारा आधा प्रूफ हुआ, आधा अधूरा, कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं और g ग्रेटर देन इक्वल्स टू h भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए एक रिलेशन तो हमारे पास आ गया, इसको मैं हटा रहा हूं, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट मार्क कर दिया। अब आते हैं कि देखिए a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g है। ठीक है, यानी कि a अपॉन g क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। a अपॉन g ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। a ग्रेटर देन इक्वल्स टू g हमारे पास प्रूफ हो गया है। इसका क्या मतलब है कि a अपॉन g ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या रिलेशन देखा, g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ah। यानी कि एक चीज आप देखिए कि a अपॉन g, यहां से a अपॉन g इज इक्वल्स टू g अपॉन h नहीं हो जाएगा। देखिए क्या किया मैंने कि एक g को, ये तो g इंटू g 2g हो जाएगा, तो एक g को हमने नीचे ला दिया और इस h को मैं इस तरफ ले गया, तो a अपॉन जी इज इक्वल्स टू g अपॉन h हो गया। ठीक है, तो अब a अपॉन g के जगह g अपॉन h हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज a अपॉन g ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि g अपॉन h भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि इक्वल होता है a अपॉन g के। तो यहां से देखिए क्या आ गया, g ग्रेटर देन इक्वल्स टू h, g ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। इसको मार्क कीजिए सेकंड।
अब देखिए कंबाइंड 1 एंड 2, मैं यहां लिख रहा हूं कंबाइंड 1 एंड 2, वी गेट a greater than equals to g greater than equals to h। 1 और 2 को कंबाइन करने पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही वैलिड नहीं है, पहली बात जान लीजिए कि ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही वैलिड नहीं है। ये इसमें कुछ नोट में लिख दे रहा हूं, दिस फॉर्मूला, दिस रिलेशन can be extended for any number of terms. This relation can be extended for any number of terms. किसी भी कितने भी टर्म्स के लिए इस रिलेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, सिर्फ नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए तो वहां हम लिख देंगे 8 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन 8 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 नंबर का हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये तो हो गया पहला। अब देखिए दूसरा, देखिए अगर नंबर्स डिफरेंट है, ठीक है, अगर सारे नंबर्स अलग अलग है, ठीक है, तो उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से ज्यादा होगा। नंबर्स डिफरेंट के केस में इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। एक terms are different, if terms are different then a greater than g greater than h। हमें पता है कि नंबर्स डिफरेंट है तो सीधा ये लिख दीजिए कि a greater than g greater than h हो जाएगा, ठीक है, इक्वालिटी कहीं होल्ड नहीं करेगा। लेकिन if terms are same, if terms are same, this implies अगर टर्म सेम है तो ए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर टर्म्स इक्वल है तो अरिथमेटिक कितने भी नंबर हो जाए, ठीक है, उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जहां हमें नहीं पता होता है नंबर्स इक्वल है कि डिफरेंट, नंबर्स सेम है कि डिफरेंट, वहां हम डायरेक्ट ये रिलेशन लिखते हैं। लेकिन जहां पता चल जाए कि डिफरेंट है तो वहां ये रिलेशन होल्ड करेगा, और जहां पता चल जाए कि टर्म सेम है वहां ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। अब इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपका टॉपिक है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत आगे के चैप्टर्स में भी, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ये आसान कर देता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको रफ करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, गिव द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ द अरिथमेटिक मीन of
alpha and beta is x square plus 1 is x square plus 1 and geometric mean of alpha and beta is 2x plus 1 and harmonic mean of alpha and beta is 4 of alpha and beta is 4. Then find the values of x where alpha and beta are positive real numbers. Where alpha and beta are positive real numbers. ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा इज 2x प्लस 1 एंड हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा इज 4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो देखिए दो नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का जो अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन दैट इज a, उसका वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। g का वैल्यू क्या है ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि g का वैल्यू क्या है, तो g का वैल्यू है 2x प्लस 1 और हार्मोनिक मीन h का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो यहां किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आराम से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें एक रिलेशन पता है, दो नंबर्स, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एक रिलेशन पता है, g स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू h, ठीक है। इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हो जाएगा 4 टाइम्स g स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1। अब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहां से 4x का वैल्यू क्या आ गया 3, तो यहां से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4 आ चुका हमारा x का वैल्यू, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, मैं मिटाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे कि इफ a b स्क्वायर c क्यूब a b स्क्वायर c क्यूब कॉमा
ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी की पावर 4, ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी की पावर 4, कॉमा ए क्यूब बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 5 आर इन एपी, आर इन एपी where a b c are greater than 0, where a b c are greater than 0, then find the minimum value of a plus b plus c, then find the minimum value of a plus b plus c। ठीक है, देखिए जब भी किसी नंबर का, अगर आपको जब भी किसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कह रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली अगर किसी भी एक्सप्रेशन का सॉरी मिनिमम वैल्यू कह रहा है, ठीक है, निकालने के लिए, तो आपको दो ही चीज, अभी आप 11th के स्टूडेंट तो आपको दो ही चीज सोचनी, या तो फैक्टराइजेशन से निकलेगा या फिर एएमजीएम एचएम, या तो फैक्टराइजेशन या फिर एएमजीएम एचएम, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन का कोई उपाय नहीं है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालने का एक ही तरीका एएमजीएम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले यहाँ देखिए कि तीन जो नंबर है ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी की पावर 4, ए क्यूब बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 5। ठीक है, ये किसमें है? एपी में, क्वेश्चन में दे दिया। और हमें यहां से दिख रहा है कि ये जीपी में भी है ये नंबर्स। क्यों? क्योंकि सेकंड को पहले से डिवाइड कीजिए, बचेगा क्या? ए बी सी। थर्ड को सेकंड से कीजिए, बचेगा क्या? ए बी सी। तो यही जीपी में भी हो गया, क्योंकि देखिए टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, और इस तो ये जीपी भी हो गया। और इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो ए बी सी। ठीक है, अच्छा, तो टर्म्स एपी में भी और जीपी में भी है, इसका मतलब हर हाल में टर्म्स जो है वो कांस्टेंट एपी और कांस्टेंट जीपी बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर एक टर्म्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि हर एक टर्म्स इक्वल आ रहे हैं, तभी जाके वो एपी और जीपी दोनों बनेगा। अन्यथा किसी केस में एक एपी और एक जीपी सेम नहीं होगा। एक ही टर्म्स, एक ही सीक्वेंस एपी और जीपी तभी बनेगा जब वो एक कांस्टेंट एपी या कांस्टेंट जीपी हो जाए। ठीक है, तो कांस्टेंट एपी या कांस्टेंट जीपी मतलब हर एक टर्म्स इक्वल। अच्छा, हर एक टर्म्स इक्वल का क्या मतलब होगा? हर एक टर्म्स अगर इक्वल हो जाए तो उस जीपी का, यानी कि जैसे सबसे पहला समझिए कि कांस्टेंट जीपी बन गया। कांस्टेंट जीपी मतलब हर एक टर्म सेम, हर एक टर्म सेम मतलब उसका कॉमन रेशियो कितना? 1। तो इस जीपी का कॉमन रेशियो, अगर ये कांस्टेंट जीपी है तो कॉमन रेशियो कितना? 1 हो जाएगा। और यहां से कॉमन रेशियो और टर्म्स को देख के कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? एबीसी। यानी कि दोनों को जब कंबाइन कीजिए तो क्या मिलेगा हमें कि एबीसी का वैल्यू कितना? 1। इतना क्लियर है? एबीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट जीपी और कांस्टेंट जीपी में कॉमन रेशियो कितना होता है? कांस्टेंट जीपी का कॉमन रेशियो 1 होता है, क्योंकि हर एक टर्म्स सेम होते हैं, हर एक टर्म्स इक्वल होते हैं। और यहां से दिख रहा है कि इसका कॉमन रेशियो क्या बन रहा है? एबीसी। तो एबीसी का वैल्यू आ गया 1। अब हम इसमें एम जीएम एचएम लगाते हैं। अब किन नंबर्स पे एम जीएम एचएम लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है? तो ए प्लस बी प्लस सी का। देखिए, तो अगर ए बी और सी अगर हम टर्म्स ले ले, ठीक है, टर्म्स की जगह हम पहले टर्म को ए, दूसरे को ए बी और तीसरे को सी ले ले, तभी जाके हमारा राइट साइड में जब हम एम लिखेंगे तो इस ए प्लस बी प्लस सी टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, एंड ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तभी आएगा। ठीक है, अगर ए बी सी, लेट ए बी सी बी 3 नंबर्स, 3 नंबर्स हमने ए बी और सी ले लिया। ठीक है, और इस पे एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम हमने लगा दिया, और इस पे हमने क्या लगा दिया? एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। तो अब देखिए एम कितना हो जाएगा? एम तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस
c अपॉन 3। देखिए जब भी मिनिमम हो तो या तो फैक्टराइजेशन या फिर ये AMGM, और यहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल है नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a b c की पावर 1/3। तो यहां से देखिए a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए अभी हम इस नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए इनइक्वालिटी के केस में हमेशा तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, लेकिन इस केस में हम कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर जब भी हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कभी नहीं हिचकना, ये इनइक्वालिटी का रूल है। मैं जब इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तो डिस्कस करूंगा। तो हो जाएगा 3 × 1 की पावर 1/3। तो यहां से देखिए क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो a प्लस बी प्लस सी या तो 3 है, 3 के इक्वल होगा या 3 से बड़ा होगा, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3। देखिए AMGM HM इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कोई भी बनाना डायरेक्ट अप्रोच नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। एक ही चीज है जो इसमें आपको एक्सपर्ट बना पाएगा, वो है आपका प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे इसको, ठीक है, उतना आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, ठीक है, इन्हीं को 4 बार 5 बार 7 बार करो बिना देखे हुए, ठीक है, आप एक्सपर्ट बन जाओगे AMGM HM में, ठीक है। तो एक ही उपाय है एक्सपर्ट बनने का, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू आ गया 3। देखिए ये जो है ना, ये चीज सोचना है, ये थोड़ा सा कि नंबर्स क्या लेना है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए ग्रेटर, देखिए कभी भी मिनिमम वैल्यू किसी का कहेगा, यानी कि हमें ऐसा टर्म चाहिए, इस टाइप का टर्म बनाना है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू कांस्टेंट, तभी ना इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। देखिए अगर राइट साइड में जिस टर्म का मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट साइड में वो टर्म बनना चाहिए, ठीक है। राइट साइड में हमें कोशिश करना है वो टर्म बनाने की, साथ में अगर कोई कांस्टेंट आता है कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट तो इधर उधर हो जाता है। और साथ ही राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखना है कि कांस्टेंट टर्म आ रहा है या फिर टर्म ABC से डिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है। अगर ABC से डिपेंडेंट टर्म्स आएगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, फिर हम टर्म्स को मॉडिफाई करके लेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि हमें टर्म इस तरह से ले कि इधर तो वो एक्सप्रेशन आ जाए जिसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, साथ में कांस्टेंट आए कोई दिक्कत नहीं, और इधर कांस्टेंट आए, ठीक है, तभी जाके हम मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।